हेलो दोस्तों। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। ये शादी मेरे पापा की रजामंदी से हुई थी। मुझे भी अपने होने वाले पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह एक हैंडसम और समझदार नौजवान था। उसे देखकर कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। सारी रस्में बड़े धूमधाम से निभाई गई। मेरा ससुराल एक ऐसा परिवार था जिसके सपने हर लड़की देखती थी। बड़ा सा घर, गाड़ियाँ, नौकर और जिंदगी की हर सुविधा वहाँ मौजूद थी। शादी वाले दिन मैं थोड़ी घबराई हुई थी। शायद हर लड़की अपनी शादी के दिन ऐसा ही महसूस करती है। मैं नमन के घर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने पहुंच चुकी थी। मेरी सास मुझे बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर और एक ननद थी। परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो उसकी सजावट देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। मुझे पलंग पर बैठा दिया गया और सब लोग कमरे से बाहर चले गए। अब मुझे अपने पति का इंतजार था। कुछ देर बाद नमन कमरे में दाखिल हुआ। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसने सबसे पहले मुझे मुंह दिखाई में सोने की एक खूबसूरत अंगूठी दी और फिर मेरा घूंघट उठाया। वह कुछ पल तक मुझे गौर से देखता रहा, लेकिन उसकी नज़रों में वो अपनापन नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। कुछ देर बाद उसने कहा, सीमा, मुझे लगता है कि मैं एक दूसरे के बारे में कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह बोला, मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। उसकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गई। शादी की पहली रात कोई अपनी दुल्हन से ऐसी बातें करता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर उसने मेरा दुपट्टा उठाया और मजाकिया अंदाज में अपने कंधों पर रख लिया। वह आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगा। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारी कुछ बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहें। हर रिश्ते की कुछ निजी बातें होती हैं जिन्हें बाहर नहीं बताया जाता। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर वह बोला, तुम इस घर में आराम से रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखना, बस मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने की कोशिश मत करना। उसकी बातें मेरे दिल को चुभ रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद उसने मुझसे मेरी लाल लिपस्टिक मांगी। मैंने दराज की तरफ इशारा कर दिया। उसने लिपस्टिक निकाली और आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारने लगा। मैं हैरान थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। फिर मैं कपड़े बदल कर वापस आई और सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसने कहा, तुम बेड पर आराम कर लो, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात और व्यवहार ने मेरे मन में इतने सवाल पैदा कर दिए कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही नमन ऐसे तैयार होने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुझसे अपने कपड़े मांगे और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मुझे यह देखकर और बेअजीब लगा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी नई नई शादी हुई है। वह ऑफिस के लिए निकल गया और मैं अपने नए घर की जिम्मेदारियों में लग गई। शाम को हमारी रिसेप्शन की तैयारियां थी। मुझे अच्छे से तैयार किया गया, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। जब मैं स्टेज पर पहुंची तो नमन पहले से वहां मौजूद था। लोगों के सामने उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए अपने पास बैठा लिया। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि हम दोनों बहुत खुश हैं। मेहमान लगातार आ रहे थे। रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान वाले लोग हमें बधाई दे रहे थे। तभी एक युवा नमन के पास आया और उसे गले लगाया। उसने मुझे भी सम्मान के साथ नमस्ते किया। नमन ने बताया, उसका नाम सौरभ है और वह उसका पुराना दोस्त है। सौरभ ने एक खूबसूरत सा गिफ्ट मेरे हाथ में दिया और धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, मौका मिले तो इसे जरूर देखिएगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाकी सभी लोग अपने तोहफे नमन को दे रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रिसेप्शन खत्म हुआ और हम सब घर लौट आए। उसी रात भी मेरे और नमन के बीच दूरियां वैसी ही बनी रही। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि नमन की दुनिया दुनिया के सामने एक अलग पहचान थी और बंद दरवाजों के पीछे एक बिल्कुल अलग। यही बात मुझे हर दिन और ज़्यादा उलझन में डाल रही थी। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी एक तय रूटीन में बदल गई। नमन सुबह ऑफिस चला जाता और मैं घर के कामों में व्यस्त हो जाती। मेरा ज़्यादातर समय अपनी सास के साथ गुजरता था। घर में हर किसी को लगता था कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है, लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं और नमन जानते थे। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने आकर बताया कि नमन साहब का एक दोस्त अपनी माँ के साथ आया है। जब वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। थोड़ी देर सोचने पर याद आया कि यह वही शख्स था जिसने रिसेप्शन वाले दिन मुझे गिफ्ट दिया था। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम सौरभ है। मेरी सास ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सब लोग बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को साथ खाना खाया गया। तभी नमन भी ऑफिस से घर आ गया। खाने की मेज पर माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि सौरभ की नज़रें मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मुझे ऐसा महसूस हो। जाते जाते वह और उसकी माँ में अपने घर खाने पर आने का निमंत्रण देकर चले गए। जिस दिन हमें उनके घर जाना था, उससे एक रात पहले मैं अपना पसंदीदा सूट निकाल कर रख रही थी। तभी नमन कमरे में आया। उसने कपड़े देखकर कहा, यह मत पहनना, कोई दूसरा जोड़ा निकाल लो। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, जो कहा है वही करो, हर बात का कारण जानना जरूरी नहीं होता। उसके लहजे में ऐसी कठोरता थी कि मैंने आगे कोई बहस नहीं की।
अगले दिन हम दोनों तैयार होकर नीचे आए। मेरी सास ने हमें देखकर खुश होते हुए कहा, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अब जल्दी से घर में नन्ही किलकारी भी सुनने को मिल जाए तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, लेकिन दिल में एक अजीब सी कसक उठी। नमन ने भी बस मुस्कुराकर बात टाल दी। रास्ते भर हम दोनों लगभग खामोश रहे। सौरभ के घर पहुंचने पर उसकी माँ और वह खुद दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमारा बड़े सम्मान से स्वागत किया। घर का माहौल बहुत अच्छा था। सौरभ की माँ बेहद मिलनसार थी। मैं उनके पास बैठकर बातें करने लगी, जबकि सौरभ और नमन आपस में पुराने दिनों की बात करने लगे। लेकिन बातचीत के दौरान कई बार मेरी नज़र सौरभ से टकरा जाती और मुझे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। दावत खत्म होने के बाद हम वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद मेरी सास मुझे बाजार ले गई। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हल्का बुखार भी था। हमने कुछ खरीदारी की और फिर एक जूते की दुकान से बाहर निकले। तभी सामने से सौरभ आता दिखाई दिया। उसने हमारी तरफ आते हुए नमस्ते किया और हालचाल पूछा। अचानक उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं, तबीयत तो ठीक है? मैंने तुरंत कहा, जी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं खुद हैरान थी, क्योंकि घर में किसी ने मेरी हालत पर ध्यान नहीं दिया था। वापसी के रास्ते भर मैं यही सोचती रही, आखिर उसने एक नज़र में मेरी परेशानी कैसे पहचान ली। कुछ दिन बाद अचानक मेरी सास की तबीयत बिगड़ गई। उस समय घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। नमन फ़ोन नहीं उठा रहा था और मेरे ससुर भी घर से बाहर गए हुए थे। मैं घबरा गई। तभी मुझे घर की डायरी याद आई, जिसमें ज़रूरी नंबर लिखे हुए थे। सबसे ऊपर सौरभ का नंबर था। मैंने हिम्मत करके उसे फ़ोन किया। मेरी बात सुनते हुए समझ गया कि कोई परेशानी है। उसने बिना देर के अस्पताल पहुंचने को कहा और खुद भी वहां आ गया। हम दोनों मिलकर मेरी सास को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन समय पर इलाज मिल जाने की वजह से अब खतरे की कोई बात नहीं थी। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। तनाव और चिंता की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी सौरभ ने मुझे पानी का गिलास देते हुए कहा, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में एक सच्ची चिंता थी, जो मुझे पहली बार महसूस हुई। जब उसने मेरा हाथ छूकर पानी का गिलास दिया तो उसे एहसास हुआ कि मुझे भी बुखार है। उसने तुरंत कहा, आपको खुद भी आराम की ज़रूरत है। आप दूसरों का इतना ख्याल रखती हैं कि आप अपना ध्यान ही नहीं रखती। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई, शायद इसलिए क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी हालत समझने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी सास को होश आ गया और अब चिंता की कोई बात नहीं है। रात तक उन्हें घर भी ले जाया जा सकता था। मैं बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसी समय नमन और मेरे ससुर भी अस्पताल पहुंच गए। शाम को हम सब मेरी सास को लेकर घर लौट आए। उस रात सौरभ ने भी हमारे साथ खाना खाया। जाते समय उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखिएगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में देर तक गूंजते रहे। सौरभ के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे और नमन को अपने कमरे में बुलाया। वे काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। हमें देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाऊं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ऊपर वाला आपकी हर खुशी पूरी करे। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे कोई नहीं जानता था। कमरे में लौटते ही नमन का व्यवहार फिर बदल गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, मुझे पसंद नहीं कि तुम सौरभ से ज़्यादा बातें करो, आगे से थोड़ा फासला रखो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अस्पताल में जो कुछ हुआ उसमें गलत क्या था, ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन उस समय मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। अगले दिन सुबह मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ सौरभ था। उसने सबसे पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा, फिर बोला, कल आपको भी काफ़ी तेज़ बुखार था, इसलिए सोचा हालचाल पूछ लूँ। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके बाद सामान्य बातचीत करके मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने सिर्फ मेरा हाल जानने के लिए मुझे फ़ोन किया था। अगले कुछ दिनों में सौरभ को कभी कभी फ़ोन आने लगा। वह हमेशा सम्मान से बात करता और तो मेरी तबीयत या घर के हालचाल के बारे में पूछता। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन उसने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर कभी मौका मिले तो मुझसे मिल लीजिए। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने मुझे रिसेप्शन वाले दिन दिए गए गिफ्ट की याद दिलाई। सच तो यह था कि मैंने वह गिफ्ट अभी तक खोला ही नहीं था। उसी शाम नमन के ऑफिस जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वह गिफ्ट निकाल लिया। अंदर एक बहुत सुंदर चूड़ियों का सेट था। उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि ज़िंदगी सिर्फ समझौते का नाम नहीं होती। हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी मुस्कान की परवाह करता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई। उन शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। शायद पहली बार किसी ने मेरे दर्द को बिना मेरे बताए समझा था। उस दिन मैंने तय किया कि मैं सौरभ से मिलूंगी और उससे पूछूंगी आखिर वह मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है।
अगले दिन मुझसे मिलने चली गई। मेरी आंखें अब भी सूजी हुई थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, क्या हुआ, आप रोई हैं? मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गया कि मैं सच नहीं बता रही। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, सीमा, कुछ बातें चेहरे से पढ़ी जा सकती हैं। हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आप खुश नहीं हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो इंसान अंदर से खुश होता है उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। फिर उसने बताया कि कॉलेज के दिनों से वह नमन को जानता है, उसकी कई आदतों से भी वह परिचित था। उसने कहा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर से उतनी नहीं होती। हमारी बातचीत काफ़ी देर चलती रही। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। जाते समय उसने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। घर लौटने के बाद भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अब जब भी मैं उदास होती, सौरभ की बातें मुझे हिम्मत देती। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हम घंटों बातें करते, वह मेरी हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनता। दूसरी तरफ नमन और मेरे बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसकी नाराज़गी, उसकी बेरुखी और उसका कठोर व्यवहार मुझे पहले जितना परेशान नहीं करता था। शायद इसलिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया था जो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। हमारी शादी को लगभग 1 साल होने वाला था। रिश्तेदार जब भी मिलते तो परिवार बढ़ाने की बात करते। हर बार मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। लगभग 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी। उस दिन नमन घर पर ही था। मैंने उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। वह मुझे अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपके घर एक नई खुशी आने वाली है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मन में एक साथ हज़ारों सवाल दौड़ने लगे। मैंने नमन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी एक अजीब-सी मुस्कान थी, जिसे मैं समझ नहीं पाई। अस्पताल से निकलकर हम दोनों पूरे रास्ते खामोश रहे। अस्पताल से घर लौटते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार-बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरे ससुर भी बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि उनके घर में एक नई खुशखबरी आने वाली है, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। रात को जब हम अपने कमरे में पहुंचे, तो नमन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब शायद बहुत से सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही। इसके बाद उसने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए जिनसे मुझे एहसास हो गया कि वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन है। उस रात हम दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमारी शादी की बुनियादी ही कमज़ोर थी और अब वह कमज़ोरी खुलकर सामने आ चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल सामान्य दिखता रहा, लेकिन मेरे और नमन के बीच दूरी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे हर समय एक अनजान डर महसूस होता था। मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती और उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहती। एक रात हालत इतने उलझ गई कि मैंने कुछ समय के लिए उस घर में से दूर जाने का फैसला कर लिया। मैं बहुत घबराई हुई थी और जल्दबाजी में घर से निकल गई। रास्ते में मेरा ध्यान भटका हुआ था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरे आसपास मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। सामने सौरभ बैठा हुआ था। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान लग रहा था। मुझे होश में आता देखकर उसकी आंखों में रात दिखाई दी। मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सौरभ ने धीमी आवाज़ में बताया कि हादसे की वजह से हम अपने आने वाले बच्चे को खो चुके हैं। ये सुनते ही मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। मैं लगातार रोती रही। सौरभ मुझे संभालने की कोशिश करता रहा। वह बार बार कहता कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन उस समय मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगले कई महीनों तक मेरा इलाज चलता रहा। शरीर के घाव धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन दिल के जख्म इतनी आसानी से नहीं भर रहे थे। इतना इस समय स से सौरभ हर दिन मेरे साथ खड़ा रहा। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं बोलना नहीं चाहती थी, तब भी वो मेरे पास बैठा रहता। जब मैं निराश हो जाती, तो वो मुझे उम्मीद देता। धीरे-धीरे मैं फिर से सामान्य ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। समय बीतता गया और मुझे एहसास होने लगा कि सौरभ की परवाह केवल हमदर्दी नहीं थी, वह सचमुच मेरी खुशियों की चिंता करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रही। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। वह मुस्कुराया और बोला कि उसने पहले ही अपने घर वालों से बात कर ली है। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में लंबे समय बाद उम्मीद की एक नई किरण जागी। इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक गंभीर फैसला लिया। मैंने नमन से अलग होने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ समय बाद हमारा रिश्ता आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अब यही सही रास्ता है। उसके बाद सौरभ और मैंने शादी कर ली। शुरुआत में उसकी माँ का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा संकोची था, क्योंकि वह मेरे पुराने परिवार को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे समझा और अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में अपनापन आ गया। अब मेरी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल अलग थी। घर में सुकून था, सम्मान था और सबसे बढ़कर एक ऐसा साथी था जो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता था।
कुछ समय बाद मुझे फिर से एक नई खुशखबरी मिली। इस बार मेरे मन में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। मैं और सौरभ हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे कि कठिन रास्तों से गुजरने के बाद हमें नई शुरुआत का मौका मिला। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो समझ आता है कि हर फैसला इंसान की पूरी कहानी बदल सकता है। मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनसे मिली सीख ज़िंदगी भर साथ रहती है। मेरी कहानी भी दर्द से शुरू हुई, लेकिन आखिरकार उसने एक नई मंजिल तक पहुँचा दिया, जहाँ मुझे सुकून, सम्मान और अपनापन का एहसास मिला। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।